इसमें इसमें अभिज्ञान जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी बात रख दूँ यहाँ पे, कि आपने कहा कि हुड्डा को जब देना था तो पूरी तरह से कमान दे दिया जाता। तो मुझे लगता है कि वोटिंग के आखिरी कुछ दिनों को छोड़ दें तो कमान उनको दिया भी गया। एक मैं रिपोर्ट कहीं पढ़ रहा था कि जितने टिकट बंटवारे किए गए, 72 से ज़्यादा सीटों पर उनके मनचाहे उम्मीदवार को उतारा गया। और रही बात शैलजा का लाया जाना, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जाट और जो एससी हैं वो किसी तरीके से एक हो नहीं सकते थे। आप किस तरीके से उम्मीद कर बैठे कि ऐसा हो पा रहा है? ये फैक्टर कितना निभाया इस चुनाव नतीजे में, चर्चा करूंगा। लेकिन विजय त्रिवेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय त्रिवेदी साहब, क्या कहेंगे? अभिज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप को ये समझ में नहीं आता है कि क्षेत्रीय नेताओं से कैसे डील किया जाए, और उसका एक बहुत बड़ा मिसाल है हरियाणा। जी, अभिज्ञान जो कह रहे हैं, आशुतोष जो कह रहे हैं, वो सब बात ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि हार जाना चुनाव में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हारते भी हैं, जीतते भी हैं, लेकिन हारने को या हार को डिनाइल मोड में रखना, वो थोड़ा खतरनाक काम है। आप हार गए और आप उसके बाद सो एक्सक्यूज दे रहे हैं। और ईवीएम पर लक्ष्मण जी, मैं समझता हूं कि ऐसा करना चाहिए कांग्रेस को। उनकी शिकायतें वाजिब हो सकती है, जो भी है, चिंताएं भी हो सकती है। मुझे लगता है चुनाव नतीजों के बाद में ईवीएम पर शिकायत करने की बजाय, अभी महाराष्ट्र में और झारखंड के चुनाव अनाउंस होने वाले हैं 2-4 दिन में, 2 दिन में हो जाएंगे। कांग्रेस को, इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए कि जब तक ईवीएम का सिस्टम ठीक नहीं हो जाता, हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। क्योंकि जिस सिस्टम पर भरोसा नहीं है, उस सिस्टम में क्यों शामिल होना? तो फिर इलेक्शन कमीशन पर भी दबाव पड़ेगा, सरकार पर भी दबाव पड़ेगा कि भाई क्या करना है, इसका ईवीएम का खत्म करना है, रखना है, जो भी है। ये रोज रोज इलेक्शन नतीजों के बाद उस पर चर्चा करने का कोई, क्योंकि उससे उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है कांग्रेस की, ठीक है ना। तो इसलिए ईवीएम को तो ये वन फॉर ऑल टाइम सेट कर लेना चाहिए कि भाई अब इलेक्शन हम तब लड़ेंगे जब ईवीएम ठीक हो जाएगी या सिस्टम ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा डिनाइल मोड देखिए, आप ईवीएम की चर्चा कर रहे हैं और सब बातें कर रहे हैं। अभी सब बातें की अजय जी ने, वो सब बातें ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी थी, अनिल विज की नाराजगी थी, राव इंद्रजीत सिंह थे, फलाना थे, ढिकाने थे, मुख्यमंत्री बदला, ये सब था, पहलवानों की नाराजगी थी, किसानों की नाराजगी थी। तो भाई साहब, इतनी सब नाराजगी, इतनी सब बातें जो बिल्कुल सही हो सकती हैं, उसके बाद भी आप नहीं जीते, तो ये तो और ज़्यादा गंभीर विषय है ना। ये तो ज़्यादा परेशानी करने वाला विषय है कि आप इस सब की बात भी नहीं जीत पाए। हवा भी थी आपकी, आप कह रहे हैं, माहौल भी था, सब लोग नाराज भी थे भारतीय जनता पार्टी से, उनकी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। लेकिन कांग्रेस इसमें कोई अचरज नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस के साथ ये पहली बार हुआ है क्या कि वो जीती हुई बाजी हार गई हो। कुछ कल किसी मित्र ने मुझे कहा कि वो फिल्म का जो डायलॉग है कि हारी हुई बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीती हुई बाजी को हारने वाले को कांग्रेस कहते हैं। ये मेरा कमेंट नहीं है, किसी मित्र ने, कांग्रेस के ही मित्र ने कहा था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज का अजय उपाध्याय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बातों पे? कोई बात नहीं, बोल देंगे। अजय जी हमारे मित्र हैं। अजय उपाध्याय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस, अजय जी बताएं क्या आप पहले बुलवा लीजिए उनसे। विजय जी का बड़ा सम्मान करता हूं और वाकई अजय जी बताएं, फिर विजय जी के पास चलेंगे। जी जी जी, मेरे बहुत ही अभिन्न साथी कहिए, बड़ा भाई भी मैं मानता हूं इनको। इनके विचारों से भी मैं आंशिक तौर पे सहमत होता हूं, कई बार नहीं भी होता हूं, ये चलता है, यही राजनीति प्रक्रिया में डेमोक्रेसी का फीलिंग है। आपने जो बात रखी है विजय जी, यही तो आश्चर्यजनक है। बार बार मैं यदि प्रश्न कर रहा हूं और पार्टी हमारी कर रही है कि सभी चीज प्रतिकूल है और उसके बाद भी जीत भाजपा की होती है, तो इस जीत के पीछे के मायने को शायद आप लोगों को भी दिल दिमाग बढ़ा करके सोचना होगा। कांग्रेस पार्टी की हार सिर्फ नहीं है, मैं जानता हूं इस देश में उदारवादी लोकतांत्रिक चरित्र जो है इस देश का, इस चुनाव से कहीं ना कहीं उस पर भी प्रश्न लगता है। किसानों के मुद्दे पर प्रश्न होता है, अग्निवीर के मुद्दों पर प्रश्न हो जाता है, बेरोजगारी के मुद्दों पर प्रश्न होता है, महिलाओं के मुद्दों पर प्रश्न होता है। यदि सारे प्रश्न के बावजूद भाजपा जीत रही है, तो भाजपा के इस जीत पर भी एक बड़ा प्रश्न है। इस पीछे इसके तंत्र और षड्यंत्र की साजिश की जो आ रही है, इस पर मैं बार-बार अजय जी, जो विजय त्रिवेदी जी ने सवाल उठाया उसका जवाब नहीं दे रहे। और दूसरा प्रश्न जो इन्होंने कहा है चुनाव, अजय जी आप उसका भी दूसरा प्रश्न इन्होंने कहा चुनाव छोड़ दीजिए। क्या आप सहमत हैं
यदि हमारे जैसे कांग्रेस चुनाव पार्टी छोड़ने जो देश दीजिए, की सबसे आप चुनाव पुरानी- आयोग को बोलिए कि जब तक ईवीएम पे भरोसा हमें नहीं है, जब तक कि आप ईवीएम को दुरुस्त नहीं करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, या फिर ईवीएम हटाइए तब चुनाव लड़ेंगे। ये कहना चाह रहे हैं। चुनाव छोड़ने दीजिए, लेकिन जिस ईवीएम पे भरोसा नहीं है उसके तहत आप क्यों जाते चुनाव में? मैं इसी हाइपोथेटिकल प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कि मैंने मान लिया कि ये हमारी पार्टी ये कर रही है, क्या ये जो दो लोगों की सरकार इस देश में चल रही है, उसके बाद इस पैनल के कोई भी साथी आश्वस्त करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी और प्रतिपक्ष की पार्टी है लोकसभा से लेकर के और राज्यों में, वो चुनाव छोड़ देगी इस शर्त पर, यदि वो चुनाव मना करेगी कि नहीं, जब तक आप ईवीएम माइनस नहीं कीजिए, उसको सुधारिए नहीं, तब तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे? ये लगता है आपको कि जो तानाशाही हठधर्मी सरकार है वो किसी प्रतिपक्ष की आवाज को मानना चाहती है इस देश में? यही तो प्रश्न है यहाँ सारे हमारे साथियों के, सारे पत्रकारों के, व्यक्ति के नहीं। ये विचारों का प्रश्न है, और विचार ये है कि लोकतंत्र की संस्थाओं पर जिसने कब्जा कर रखा है। इस सवाल के जवाब तो अजय जी आपके पास खुद होता है। इस सवाल का जवाब तो आपके पास खुद है। आप लोग खुद दावे करते हैं कि हम विपक्ष सरकार पर इतने हावी हो गए हैं, जिस मुद्दे को उठाते हैं कांग्रेस सरकार उस मुद्दे को मान लेती है। तो आप ही का मुद्दा है, अगर आप ईवीएम उठाएंगे तो जो आपके ही दावे पे जाए। लक्ष्मण जी, पिछले 4 महीने में निश्चित तौर पे बहुत सारे मुद्दे जो थे जनता के, उनको हमने प्रयास किया कि लोकतांत्रिक तरीके से उस पर प्रश्न लगाए जाए, और गंभीर प्रश्न हुए, और शायद उस पर बैक भी हुआ है, सरकार हुई भी है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि छोड़ दिया जाए और बांग्लादेश बन जाए ये देश लोकतंत्र? जिस तरह बांग्लादेश में पार्टियां छोड़ी, उसके बाद भी सरकार वहां चलती रही, जिसका नतीजा पूरा देश देखा। हाँ, इस पर जरूर एक मंथन हम करेंगे कि क्या चुनाव आयोग का ये प्रश्न जो हमने दिया है कल और आने वाले समय में और तथ्यों के साथ हम प्रस्तुत कर रहे हैं, चुनाव आयोग यदि पारदर्शिता के साथ इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से नहीं देती है, तो चुनाव आयोग जिस तरह बंधक बनाने का प्रयास इस देश की सरकार कर रही है, उसके लिए हमको कोई ना कोई तकनीक जरूर अपनानी पड़ेगी। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा ईवीएम से आगे बढ़ते हैं, चूंकि पूरी चर्चा फिर ईवीएम तक रहेगी। आशुतोष जी, मैं आपके पास आऊंगा कि क्या कांग्रेस को इस बात का भरोसा नहीं था कि जिस जाट वोट के सहारे हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एंटी जाट वोट इतना ज्यादा पोलराइज हो जाएगा? देखा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है, इसमें बिल्कुल नया नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे तो वो यादवों के खिलाफ दूसरी ओबीसी जातियों को पोलराइज करने की कोशिश करती है, दलितों में जाटों के खिलाफ पोलराइज करने की कोशिश करती है। इसी रणनीति पर वो हरियाणा के अंदर भी उन्होंने जाटों के खिलाफ पोलराइज करने की कोशिश की, और जाटशाही का बाकायदा बात कही गई। महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है भाई, एक राजनीतिक पार्टी चुनाव में उतर रही है तो वो भी अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों को लेकर अलर्ट क्यों नहीं थी, ये एक बड़ा सवाल है, और कांग्रेस पार्टी को इस पर सोचना चाहिए था कि जिस चुनाव को सारे ओपिनियन पोल, सारे एग्जिट पोल, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आसानी से चुनाव जीतेगी और हो सकता है उसका जीत का आंकड़ा 60 के आसपास पहुंच जाए, वो कांग्रेस पार्टी क्यों चुनाव हार जाती है, और भारतीय जनता पार्टी जीता हुआ चुनाव, हारा हुआ चुनाव क्यों जीत जाती है। अभी यहाँ सीएसडीएस का पोस्ट पोल सर्वे आया हुआ है। उस पोस्ट पोल सर्वे को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि बड़े पैमाने पर या अहिरवाल इलाके में यादवों ने, करीब 62% यादवों ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को। राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करते हैं, ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, और अदर ओबीसी यादव तबका जो है वो उसी हरियाणा के अंदर वो बीजेपी को वोट करता है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा ना भाई। बीजेपी अगर कोई किसी रणनीति पे काम करे तो हम उसके लिए बीजेपी को फॉल्ट नहीं कर सकते, बीजेपी को दोष नहीं दे सकते। कांग्रेस पार्टी को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि जब आप ओबीसी की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, और लंबी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, 50% से ज्यादा की जो सीलिंग रिजर्वेशन उसको तोड़ने की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात करते हैं, तब वो ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हो जाती है कि बीजेपी फायदा उठा के चली जाती है। ये तो सोचना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी, और अगर इस पर नहीं सोचे, मैंने फिर आपसे कहा। अभिज्ञान प्रकाश जी, जी प्लीज। अभिज्ञान प्रकाश जी, आशुतोष जी ने जैसा कहा कि इस पे दरअसल ये हर पार्टी करती है, पोलराइज करती है, और बीजेपी इसके लिए जाने जाते, बीजेपी ने किया। इसका अंदाजा कांग्रेस को क्यों नहीं था? एक तरफ जाट, बाकी तरफ 35 अलग अलग जातियां, उनको एकजुट करना आसान काम नहीं था, लेकिन वहां पे भाजपा सफल हो जा रही है। एक जात को अपने साथ रख पाना मुश्किल होता जा रहा है कांग्रेस के लिए। हाँ, तो जो पॉइंट्स रखे हैं आशुतोष ने, विजय ने, बिल्कुल वैलिड है। मतलब मेरे तो कभी कभी समझ में नहीं आता है जब इस तरह के कार्यक्रमों में हम बैठते हैं और अच्छे जर्नलिस्ट बैठते हैं, बौद्धिक लोग बैठते हैं, बात होती है कि जो बातें हम कर रहे हैं
ये क्या करते हैं पार्टी वाले, है इन लोगों, ये बैठकों में करते क्या है? समोसा चाय के अलावा क्या करते हैं, या एक दूसरे को निपटाने के अलावा क्या करते हैं? ये ऑब्वियस बातें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं, जो पॉइंट्स विजय रख रहे हैं, आशुतोष रख रहे हैं, ये ऑब्वियस है। हम जब चर्चा कर रहे हैं तो उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। बीजेपी पोलराइज कब से कर रही है चुनाव? जब से पैदा हुई है तब से चुनाव पोलराइज कर रही है, जनसंघ के जमाने से पोलराइज कर रही है। ये आज की कहानी, हमारे आपके पैदा होने से पहले से पोलराइज कर रही है चुनाव, उसकी वो राजनीति है, उस पर वो आधारित है। तो ये सब बातें आप अब करें कि आप हरियाणा का चुनाव हार गए, तो मतलब बड़ा हास्यास्पद हो जाता है ना। तो ये ऑब्वियस फैक्टर्स है कि ठीक है, आप जाट डोमिनेशन से एक इलेक्शन को विन करना चाहते हैं, तो आप दूसरी साइड की तरफ नहीं देखेंगे, उधर भी आप लीडरशिप का कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, शैलजा का फेज रख के। तो होता क्या है कि आप टोटलिटेरियन स्ट्रैटेजी में कंफ्यूज हो जाते हैं और बीजेपी तुरंत उसका फायदा ले लेती है। उसको पता है कि यहां पर इनका कंफ्यूजन हुआ, वो अपने कंसोलिडेशन पे काम करने लगती है, क्योंकि उसका वो तौर तरीका है। रणनीति के तौर पर ये आशुतोष का पॉइंट बहुत सही है कि आप वो रणनीति अगर बना रहे तो उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसको काउंटर करिए ना, फिर आप राजनीति में क्यों है? उनकी रणनीति का आलोचना करने के लिए नहीं है। अजय जी जो कांग्रेस की तरफ से बैठे हुए हैं, मैं इनकी दलीलें सुन के मुझे काफी हंसी आ रही थी कुछ पॉइंट्स पर इनके। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि ये सारी पुरानी बातें, कांग्रेस वहां सरकार बना चुकी है, वही पॉकेट्स है। मैं 98 से हरियाणा को इलेक्शंस को देख रहा हूं, बहुत कवर किया हरियाणा, वही लोग हैं, वही पॉकेट्स है, वही बेल्ट है, वही डिनोमिनेशंस है, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ है। 10 साल अब बीजेपी वहां पर पावर में रह चुकी थी, अब 5 साल उसका समय और है, सीटें भी उसकी बढ़ गई हैं। तो ये सब चीज से कांग्रेस अवगत है, पूरी तरह से वो जानती है। तो फिर उसने कौन सी रणनीति लगाई? मैंने हुडा वाला पॉइंट इसलिए रखा था और मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं। उपाध्याय जी बहुत देर से अजय उपाध्याय जी बहुत देर से इशारा कर रहे हैं कि मैं भी यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। अजय उपाध्याय जी, एक तरफ हुडा